विद्यार्थियों, विषय नामक के मूल तत्व चैप्टर 5 हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार, सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। हिसाबी पद्धति का महत्व और उद्देश्य आर्थिक हिसाबी तैयार करते हैं, यानी कि आर्थिक चिट्ठा जो हम तैयार करते हैं, आर्थिक हिसाब तैयार करना होता है। हिसाबों में व्यापार खाता हमने देखा, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा का समावेश होता है। कंपनी के स्वरूप में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता के स्थान पर आवक का पत्रक भी तैयार किया जाता है। वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बंद करते आर्थिक चिट्ठे में ले जाया जाता है। इसके बारे में हम आगे के नेक्स्ट के चैप्टर जो आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे। सामान्य रूप से वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठा या पक्की तलपट तैयार की जाती है और पक्की तलपट में 2 अंग होते हैं। दैट मीन्स उधार तरफ और जमा तरफ 2 पक्ष होते हैं, एक पूंजी दायित्व और एक संपत्ति लेना, जहाँ पे पूंजी और दायित्व लिखे जाते हैं और दूसरी तरफ संपत्ति होती है। धंधा के प्रत्येक व्यवहार के अंत में असर तो पक्की तलपट के ऊपर ही दर्शाई जाती है, या पूंजी में जाएगी या संपत्ति में जाएगी। दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार दोनों ही अंग हमेशा समान होते हैं। जब आर्थिक चिट्ठा या पक्की तलपट बनाई जाती है तो दोनों का जो योग आता है वर्ष के अंत में, जब उसको बंद किया जाता है या पूर्ण होता है, आर्थिक चिट्ठा जब कंप्लीट होता है तो दोनों साइड का पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना, दोनों तरफ का जो टोटल होगा वो इक्वल आता है, कभी भी डिफरेंट नहीं होगा, दोनों का योग समान आता है। इसे समीकरण की अनुसार हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे संपत्ति, ये हमारा फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, या इस समीकरण को हम बोल सकते हैं संपत्ति इज इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। संक्षिप्त में हम इसे ए एसेट्स, सी कैपिटल प्लस एल दैट मीन्स लाइबिलिटीज, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। इस तरीके से हम हिसाबी व्यवहारों को प्रस्तुत करते हैं, जो अमेरिकन पद्धति है, इससे अभिगम है। प्रणालीगत अभिगम में व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति का खाता और उपज का खाता, हमने ये तीनों नियम लास्ट के चैप्टर यानी कि रोजनामचा में देखा। व्यक्तिगत खाता का नियम, जिसमें व्यक्तियों से संबंधित सारे व्यवहारों का समावेश होता था। माल संपत्ति का, जहाँ पे माल और संपत्ति दोनों का समावेश होता था। उपज और खर्च, जहाँ पे खर्च का, लाभ का, जो मुनाफा है, उनके जो व्यवहार होते थे उनका समावेश होता था। उनका नियम हम यहाँ पे उसका उपयोग करते थे। नियमों के अनुसार हम रोजनामचा से प्रारंभ करके अंत में आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता था और अंत में पक्की तलपट तैयार की जाती थी। हिसाबी समीकरण का सीधा असर पक्की तलपट पे ही होता है, क्योंकि हिसाबी समीकरण जो है और व्यवहार जो है वो संपत्ति और पूंजी दायित्व पर दर्शाया जाता है, सीधी असर उन पे होती है। इसके पूर्व खातों के प्रकार नियमों का अभ्यास किया जाता है। इसके बाद रोजनामचा कैसे लिखा जाता है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। अगर ऊपर के नियम ध्यान में रखकर समीकरण की पद्धति की जानकारी प्राप्त करें तो समीकरण पद्धति में अमल के समय धंधा के व्यवहारों को नीचे के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है और उससे समीकरण पद्धति की सरलता भी होती है समझने। माल से संपत्ति व्यवहार कौन से? माल की खरीदी, बिक्री, खरीदी वापसी, बिक्री वापसी या अन्य रीत से कोई भी माल गया हो वो। उपज खर्च का व्यवहार जो होंगे, उपज में जो प्राप्त भाड़ा है, प्राप्त कमीशन है, डिविडेंड है आदि का समावेश, या खर्च का वेतन, मजदूरी, विज्ञापन खर्च, प्रकाशन खर्च, व्यावसायिक खर्च, ये सब खर्चों का समावेश होता है। तीसरा है संपत्ति, जहाँ पे खरीदी बिक्री के व्यवहार होते हैं। चौथा है रकम उधार लेना या रकम उधार देना से संबंधित व्यवहार होते हैं। ऊपर के व्यवहारों ए इज इक्वल टू सी प्लस एल का असर हो सकता है, जिसमें ए में वृद्धि और कमी, यानी कि संपत्ति में बढ़ी या कमी हो सकती है। ए और सी में वृद्धि और कमी, ए और एल में कमी और वृद्धि, और सी और एल में कमी या वृद्धि। इस तरीके से
तीनों जो चार ऊपर के व्यवहार हैं उनको इस तरीके से समीकरण में परिवर्तन किया है, यानी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के अनुसार, यानी कि ए यानी एसेट्स में यानी कि संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, संपत्ति और जो पूंजी है उसमें वृद्धि और कमी हो सकती है, संपत्ति और लाइबिलिटीज़ यानी कि दायित्व में कमी या वृद्धि हो सकती, पूंजी और दायित्व में कमी वृद्धि हो सकती। इस तरीके से इसका समीकरण प्रस्तुत किया है। अब एक उदाहरण देखते हैं। अब इस उदाहरण में किसमें कमी हो रही, किसमें वृद्धि हो रही, हमने वो सब लिखेंगे। नीचे के व्यवहारों का रोजनामचा लिखकर उनके व्यवहार पर से समीकरण बनाया जाएगा। ठीक है, पहला है क्रम, व्यवहार और उसका रोजनामचा, उधार, जमा और असर। पहला है ₹50,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया। 50,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया, तो रोकड़ खाते उधार, पूंजी खाते जमा। रोकड़ खाते उधार 50,000, पूंजी खाते जमा 50,000। रोकड़ में वृद्धि हुई और पूंजी में भी वृद्धि हुई। दूसरा है 10,000 फर्नीचर की खरीदी की। फर्नीचर खाते उधार और रोकड़ खाते जमा, यानी कि फर्नीचर आया है और रोकड़ में कमी हुई है। 12,000 का माल नगद खरीदा। खरीद खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। माल आया है और रोकड़ घटी है। ₹8,000 का माल बा के पास से खरीदा, तो खरीद खाते उधार, खरीद खाता हमेशा उधार होगा, बिक्री खाता हमेशा जमा होगा। खरीद खाते उधार और बा खाते जमा, क्योंकि यहाँ पे बा शब्द या नाम दे दिया है इस वजह से, यानी कि माल आया और दायित्व बड़ा है, क्योंकि ये उधार व्यवहार है इसलिए दायित्व में वृद्धि हुई है, पैसे बाद में मिलने वाले हैं इस वजह से। पांचवा है ₹7,000 का माल 10,000 में नगद बेचा। 7,000 का माल था जो 10,000 में नगद बेचा है, तो रोकड़ खाते उधार 10,000 और बिक्री खाते जमा 10,000। कितने का माल था डजंट मैटर, लेकिन हमें कितने उस मिला है 10,000 मिले हैं, यानी कि तो उसकी कीमत हम 10,000 होगी। रोकड़ में वृद्धि हुई है और माल में कमी आई। छठा है ₹7,000 मजदूरी के चुकाए, यानी कि मजदूरी खाते उधार और रोकड़ खाते जमा। मजदूरी खर्च है, यानी कि पूंजी में कमी होगी और रोकड़ में भी कमी होगी। ₹1,000 की मजदूरी चुकानी बाकी है, यानी मजदूरी खाता उधार और बकाया मजदूरी खाते जमा। मजदूरी खाते उधार 1,000 और बकाया मजदूरी खाते जमा 1,000, यानी कि मजदूरी खर्च के पूंजी में हटेगी और दायित्व बढ़ेगा, क्योंकि चुकाना बाकी है, हमारा खर्चा बढ़ेगा। अब हम इसे किस समीकरण में लिखना है वो देखिए। ए संपत्ति, सी पूंजी और एल दायित्व। ठीक है, पहले व्यवहार के अंदर रोकड़ 50,000 आया, यानी कि रोकड़ 50,000, पूंजी में वृद्धि हुई, दायित्व कुछ नहीं है इसलिए हमने दायित्व में नहीं लिखा। फिर सेकंड में था कि फर्नीचर 10,000 का खरीदा है, तो 50,000 में फर्नीचर 10,000, यानी कि हमारा नगद गया था, नगद गया, फर्नीचर खरीदा है, तो 50,000 में से रोकड़ का 10,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा 40,000। अब 40,000 में हमारे पास फर्नीचर कितना आया है, वो 10,000 का है, तो फर्नीचर प्लस हो जाएगा क्योंकि ये संपत्ति है। फर्नीचर खरीदा, विद्यार्थी मित्रों खास यहाँ पे ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है वो नगद का है, दैट मीन्स ये जो 10,000 है रोकड़ है, तो रोकड़ माइनस किया है 10,000, 50,000 में तो 40,000 आया। ठीक है, और फर्नीचर प्लस होगा क्योंकि वो संपत्ति है, तो टोटल होगा 50,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो ये पूंजी उतनी की उतनी रहेगी। उसके बाद रोकड़ कितना है 40,000, फिर खरीदा है कितने का सामान फर्नीचर, फिर 12,000 का खरीदा। देखो ठीक है, स्टॉक में वृद्धि हुई थी, देखिए ये रहा आपका, यहाँ पे तीसरा था 12,000 का माल नगद खरीदा। ठीक है, तो 12,000 का नगद खरीदा है, तो यहाँ पे देखो 40,000 का ये रोकड़ तो हमारे पास बाकी बचा था। देखिए विद्यार्थी मित्र, ये 40,000 हमारे पास बचा था, 40,000 लिखा, 12,000 का फर्नीचर का रोकड़ माल खरीदा है, सॉरी माल 12,000 का खरीदा, तो माइनस ये 12,000 हो जाएंगे, यहाँ पे ये 10,000 माइनस होगा।
माइनस हुआ, 28,000 आया। अब फर्नीचर कितने का था? 10,000। स्टॉक नया कितने का आया है हमारे पास? तो ये भी हमारी संपत्ति है, इसलिए 12,000 टोटल हो गया 50,000। पूंजी में कोई वृद्धि नहीं हुई, ये पूंजी में कुछ भी नहीं गया है, इसलिए वैसे का वैसा रहेगा। अब रोकड़ हमारे पास कितना है? 28,000। स्टॉक कितना है? 12,000। फिर वापस से 8,000 की खरीदी हुई। तो यहाँ देखिए, मैं आपको वापस से लेके जाती हूँ। चौथा है 8,000 का माल खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम इसमें चलते हैं। तो 12,000 का रोकड़ है, स्टॉक कितने का है? 12,000। फिर 8,000 का फिर से खरीदा, यानी कि दोनों प्लस होगा 20,000, ठीक है। 28,000 प्लस 20,000, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि रोकड़ में से माइनस क्यों नहीं किया। ये जो है वो उधार है, इसलिए ये जो 8,000 है ना, ये उधार खरीदी है। उधार खरीदी है तो किस में वृद्धि होगी? दायित्व में। दायित्व में 8,000 लिखा जाएगा, जबकि रोकड़ 28,000 रहेगा। स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पहला स्टॉक कितने का था? 12,000 का, प्लस 8,000। तो 12 और 8 कितना हुआ? 20 हुआ। तो आउटर कॉलम में 20,000। अब 28 प्लस 20, ठीक है। और फर्नीचर तो हमारा पहले का था ही 10,000, तो हो गया 58। पूंजी वैसे के वैसा रहा, और दायित्व में हमारा 8,000 हुआ। क्लियर? अब अगर हम मैंने आपको बोला कि पूंजी और दायित्व जो आर्थिक चिट्ठा है उसके दो साइड है, एक पूंजी और दायित्व और दूसरा संपत्ति और लेना। अब देखिए, संपत्ति का टोटल कितना है? यहाँ पे संपत्ति का ये टोटल कितना है? 58 है। और पूंजी और दायित्व का टोटल देखिए कितना है, हो गया 58। अब आगे चलते हैं। 28,000 हमारे पास रोकड़ था। अब बिक्री कितने की हमने की थी? 10,000 की। तो बिक्री किया तो हमारे पास वापस क्या आया? सामान बेचा तो हमारे पास रोकड़ आया था, ठीक है। रोकड़ यानी 28,000 में 10,000 प्लस हो जाएगा, 10,000 प्लस होगा तो हमारे पास 38 हुआ। अब स्टॉक 20,000 का था और उसमें से मूल कीमत कितने की थी? 7,000 की। तो कितने का माल बिका? उससे नहीं, माल कितने का था? वो 7,000 का था। मूल कीमत का 7,000 माइनस होगा, क्योंकि 3,000 वो मुनाफा है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो हमारी लाभ है, यानी कि ये लाभ जाएगा आपका यहाँ पे पूंजी में। और ये मूल कीमत जो है वो 7,000 है, वो यहाँ पे 20,000 में से माइनस होगी तो 13,000। फर्नीचर तो 10 है तो 63 हुआ, और यहाँ पे 10, तो ये पहले से 50,000 पूंजी थी। अब मुनाफा जब इसमें पूंजी में प्लस होगा तो 53,000, और ये यहाँ पे दायित्व 8,000। अब 38 रोकड़। अब मजदूरी उसमें से हमने चुका दी। अब 6,000 की मजदूरी चुकाई तो 32,000। स्टॉक तो 13,000 है और फर्नीचर तो ही है, तो बाकी कितना बचा? 55। अब पूंजी हमारे पास 53 थी, क्योंकि ये हमारा पूंजी में ही आएगा, क्योंकि ये हमारा वैसे एक्चुअल में ये दायित्व में जाता है, पर ये पूंजी में लिखा हुआ है, ये दायित्व में जाएगा बकाया मजदूरी जो है, ठीक है। तो 57, क्योंकि पूंजी में से दे रहे हैं, 47 रहेगा, और दायित्व तो 8 है ही। अब 32,000 हमारे पास ये रोकड़ है, 13,000 स्टॉक है, फर्नीचर 10,000, 55। अब पूंजी 47 हमारे पास बची। अब वापस से हमारी एक मजदूरी फिर से हमने दी है, तो दायित्व में क्योंकि ये बकाया है तो ये दायित्व हमारे हो गया, तो 8,000 प्लस 1 9,000, ये इसमें से माइनस होगा 46। अब 46 और ये दोनों प्लस करेंगे, इन दोनों का टोटल 55 होगा, और इसका टोटल 55 है ही। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। समीकरण का उपयोग करके हमने निष्कर्ष क्या प्राप्त होता है वो लिखेंगे। तो पहला जो था, पहले को 2 में डिवाइड किया है। धंधा का जो मालिक है, यानी कि मालिक धंधे में पूंजी लाया है, तो संपत्ति में वृद्धि हुई, पूंजी में भी वृद्धि हुई। दूसरा, धंधा के मालिक में से आहरण करता है तो कमी होगी,
और संपत्ति में भी कमी होगी और पूंजी में भी कमी होगी। माल अगर रोकड़ खरीदा है, एक में वृद्धि होगी, अन्य में कमी होगी। माल उधार खरीदा है तो दोनों में, संपत्ति में भी वृद्धि होगी और दायित्व में भी वृद्धि होगी, क्योंकि खरीदा है तो सामान आएगा, संपत्ति में वृद्धि हुई पर दायित्व में भी। माल अगर रोकड़ विक्रय हो रहा है तो अन्य में वृद्धि होगी, अन्य में कमी, यानी एक में वृद्धि हो जाएगी, दैट मीन्स विक्रय हुआ, रोकड़ में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन सामान में कमी होगी, माल या स्टॉक में कमी हो जाएगी, और पूंजी में उसका जो लाभ होगा उसकी वृद्धि होगी। उसी तरीके से अगर उधार होता है तो माल स्टॉक में कमी होगी, लेकिन आपके लाभ पूंजी में वृद्धि होगी। महसूली खर्च है, रोकड़ का भुगतान है तो दोनों में कमी होगा, क्योंकि भुगतान खर्च है। महसूली खर्च चुकाना बाकी है तो पूंजी में कमी होगी और दायित्व में वृद्धि होगी, क्योंकि वो चुकाना बाकी है, भविष्य में हमको चुकाना पड़ेगा। इसलिए महसूली आवक की रोकड़ में प्राप्ति हो तो दोनों में, संपत्ति में भी, क्योंकि ये प्राप्ति है, महसूली आवक है, यानी कि हमारी संपत्ति में भी वृद्धि होगी और हमारी पूंजी में भी वृद्धि होगी, और दायित्व नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है, महसूली आवक मिलना बाकी हो तो दोनों में वृद्धि होगी, यानी पूंजी में भी और संपत्ति में भी। 10वां है, संपत्ति की रोकड़ में खरीदी हो तो एक में वृद्धि होगी, अन्य में कमी हो जाएगी। 11वां है कि संपत्ति की साख पर खरीदी हो तो दोनों में वृद्धि होगी, दायित्व में भी वृद्धि, क्योंकि साख है तो संपत्ति में वृद्धि तो होगी ही होगी, लेकिन आपके दायित्व में भी वृद्धि होगी। संपत्ति का रोकड़ में विक्रय हो, यानी एक में वृद्धि होगी, अन्य में कमी हो जाएगी। संपत्ति साख पर विक्रय किया हो तो वृद्धि एक में होगी, अन्य में कमी, दैट मीन्स संपत्ति में वृद्धि होगी, रोकड़ में वृद्धि होगी और संपत्ति में कमी होगी। उधार ली हो तब दोनों में, दायित्व में भी वृद्धि होगी और आपकी संपत्ति में भी वृद्धि होगी। 15वां है, माल की आवक, माल की जावक जैसे कि आग में नष्ट हो गया हो तो कमी, आपकी संपत्ति में भी कमी होगी और आपके पूंजी में भी कमी होगी। ठीक है, यहाँ पे एक टिप्पणी लिखा हुआ है कि 4 और 5 में जो दर्शाया है विक्रय लाभ हुआ है वो पूंजी में वृद्धि और विक्रय है तो नुकसान में कमी हो तो पूंजी में, अगर कम नुकसान होता है तो वो पूंजी में ऐसे माइनस हो जाएगा, वो हमारा नुकसान है तो वो कम होगा। लाभ अगर प्लस होता है तो नुकसान माइनस हो जाएगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू।